सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2018 में रिलीज हुई फिल्म द आइलैंड को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक उल्कापिंड के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपनी दिशा से भटककर पृथ्वी की ओर काफी तेज गति से आ रहा है। इसके बाद हम इस तरफ मेडी और उसके छोटे भाई जियाओ को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ के साथ एक ट्रिप पर घूमने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कि उनका बॉस उन लोगों को बताता है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए मैंने आप सभी लोगों की सैलरी 10% बढ़ा दी है। ऐसा सुनकर वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच ये लोग देखते हैं कि इनकी तरफ एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है, जिसे देखकर इन सभी लोगों की खुशी डर में बदल जाती है और उस सुनामी में बहता हुआ एक बड़ा सा जहाज भी इन लोगों की तरफ आने लगता है जो कि इनसे टकराने ही वाला होता है। लेकिन तभी इनकी पानी में चलने वाली बस का ड्राइवर इनकी बस को समुद्र की गहराई में लेकर चला जाता है, जिसके बाद समुद्र इनकी बस को अपनी लहरों के साथ तैराते हुए एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर फेंक देता है। और इस भयानक घटना की वजह से ये सभी लोग काफी जख्मी भी हो जाते हैं और फिर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं। लेकिन उस आइलैंड पर दूर दूर तक इनके अलावा कोई भी नहीं होता है, इसलिए अब ये लोग वहाँ पर ही रात गुजारते हैं। जिसके बाद अगले दिन ये सभी लोग अपनी बस के ड्राइवर डीक से कहते हैं कि तुम हमारी कंपनी से संपर्क करो और उनसे कहो कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाले। लेकिन फिर डीक जब कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। जिसके बाद अब उनमें से एक आदमी उन सभी लोगों को बताता है कि शायद वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी सच हो गई है और वो जिस उल्कापिंड के बारे में बता रहे थे वो उल्कापिंड अब शायद पृथ्वी पर गिर चुका है, इसलिए ही वो सुनामी भी आई थी। इसके बाद फिर जब रात होती है तो ये सभी लोग ठंड की वजह से कांपने लगते हैं। फिर अगले दिन डिक उनमें से कुछ लोगों को जंगल में ले जाता है खाना ढूंढने के लिए, ताकि वो सभी लोग अपनी भूख को मिटा पाए। इसके बाद दूसरी तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत जुगाड़ करके लकड़ी और कागज की मदद से एक सैटेलाइट बनाते हैं ताकि वे शहर के लोगों से संपर्क कर पाए। लेकिन इन लोगों का ये जुगाड़ काम नहीं आता है। इसी बीच इनकी बस में भी एक जगह पर ब्लास्ट हो जाता है जो कि जियाओ की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके बॉस ने उससे इस बस को ठीक करने के लिए कहा था। लेकिन किसी वजह से उस बस में वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी डिक भी खाना लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग उस खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग उन फलों को खाने से मना कर देते हैं और फिर वो डिक से कहते हैं कि हम इस खाने को नहीं खा सकते हैं, तुम्हें हमारे लिए इससे भी अच्छे फल लाने होंगे। ऐसा सुनते ही डिक को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने होटल खोल रखी है क्या इस जंगल में, जो मैं तुम्हारे लिए अलग अलग वेराइटी का खाना लाऊं, और अगर तुम्हें ये खाना नहीं खाना है तो तुम खुद जाओ उस जंगल में और लेकर आओ अपने लिए खाना। ऐसा सुनकर कुछ लोग डिक का सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद डिक वहाँ से एक गुफा में चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो सभी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब तक रात भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग आग लगाकर उसके पास बैठ जाते हैं। तब मेडी एक सीना नाम की लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सीना उसे इग्नोर कर देती है। इसी बीच अब ये सभी लोग फैसला करते हैं कि डिक इनकी टीम को लीड करेगा यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। इसके बाद अगले दिन डिक उन सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि हमें इस आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए पानी लाना होगा और खाना बनाना सीखना होगा। ऐसा बोलकर वो उन सभी लोगों को 2 टीमों में डिवाइड कर देता है और फिर उन्हें जंगल में अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए भेज देता है। तभी हम मेडी को देखते हैं जो कि डिक की बातों को नहीं मानता है और फिर वो कई दिनों तक उस आइलैंड पर अकेला सरवाइव करता है। जिसके बाद मेडी उस गुफा में वापस जाकर अपने साथियों को बताता है कि अब मैं सीख चुका हूँ कि इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करना है। ऐसा सुनकर डिक उसकी तारीफ करता है, लेकिन जिन्होंने ये सब नहीं सीखा है उन लोगों को डिक लकड़ी से मारने लगता है, जिनमें सीना भी शामिल होती है और डिक उसे भी लकड़ी से मारने लगता है। जिसे देखकर मेडी को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सैन से प्यार करता है। इसलिए अब मेडी डिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर किसी तरह से डिक उल्टा मेडी को ही मारने लगता है और फिर वो उसे एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद अब रात को हम लोग जियाओ को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई मेडी को उस पेड़ से छुड़ाने लगता है। फिर अगले दिन मेडी और उसका भाई दोनों वहाँ से भागने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन फिर सीना मेडी को भागने से रोकने लगती है। तब मेडी सीना को अपनी एक लॉटरी की टिकट दिखाता है और फिर उससे कहने लगता है कि मुझे इस लॉटरी टिकट से 7 लाख रुपए मिले हैं। ऐसा बोलकर मेडी वहाँ से जाने की कोशिश करता है और फिर वो इमोशनल होकर सीना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सीना उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फिर मेडी निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते मेडी सीना से कहता है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए जरूर आऊंगा। ऐसा बोलकर वो और उसका भाई दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो दोनों जब थोड़ी दूर जाते हैं तो उनको उस समुद्र में मरा हुआ एक भालू दिखाई देता है और तब तक उनके उस काम चलाऊ नाव में भी पानी भर जाता है। इसलिए अब ये दोनों उस भालू की डेड बॉडी पर बैठकर वापस उस आइलैंड की तरफ आने लगते हैं और जब वो दोनों उस आइलैंड पर वापस लौटते हैं तो डिक उन दोनों को वहाँ से भागने की सजा देता है। तब सीना भी वहाँ के सभी लोगों को बता देती है कि मेडी ने लॉटरी टिकट में 7 लाख रुपए जीते हैं। अब ऐसा सुनकर उसका भाई जियाओ उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि लॉटरी लगने पर हम दोनों आधे आधे पैसे बांट लेंगे, लेकिन तब मेडी काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो अपने भाई को
धक्का मारकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हम लोग शायद अब हमेशा के लिए इस आइलैंड पर फंस गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी जिसका की नाम होता है जेंक, वो पर्स में अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर इमोशनल होने लगता है। जिसके बाद अब वो अपने पर्स में पैसों को देखकर सोचता है कि अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए फिर वो आदमी उन पैसों को निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों को इस आइलैंड पर फंसे हुए अब तक पूरे 21 दिन हो चुके हैं और अब डिक भी उन लोगों के साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगता है। वो उन लोगों को काम के बीच में आराम करने से और एक दूसरे से बात करने के लिए भी मना कर देता है, लेकिन मेडी और जेंग दोनों उसकी बात को नहीं मानते हैं। इसलिए अब डिक उन दोनों को सभी लोगों के लिए मछली लाने के लिए कहता है और जब मेडी और जेंग दोनों मछली लेने जाते हैं तब बातों ही बातों में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जेंग मेडी से कहता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जेंग मेडी को बताता है कि मैं इस आइलैंड से निकलने के लिए एक टीम बना रहा हूँ, तो क्या तुम भी मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहोगे? ऐसा सुनकर मेडी भी उसकी टीम में शामिल हो जाता है। फिर रात को जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो तब जेंग उन सभी लोगों से कहने लगता है कि आपको जानवरों की तरह खाना प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर नहीं चढ़ना है और अगर हम पृथ्वी के आखिरी लोग हैं तो हमें मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर अब वहाँ के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग दो टीमों में बढ़ जाते हैं, जिनमें से मेडी और जियाओ जेंग की टीम में शामिल हो जाते हैं और बाकी बचे लोग और सीना ये सभी लोग डिक की टीम में रहते हैं। फिर जेंग की टीम डिक की उस गुफा को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो एक पुरानी क्रूज शिप पर जाते हैं जो कि पूरी तरह से टूट चुकी है और उस शिप पर इन लोगों को अपनी जरूरत की सभी चीजें मिल जाती है। जिसके बाद अब हम लोग डिक की टीम को देखते हैं जो कि अपने खाने पीने का सामान ढूंढ रही होती है, लेकिन मेडी सीना को भूखा नहीं देख सकता था, इसलिए वह उसके लिए चुपके से एक टोकरी में मछली रख देता है। तब सीना उन मछलियों को खाने से मना कर देती है, लेकिन फिर मेडी उसे बताता है कि मेरे पास साबुन है जिसका कि तुम उपयोग कर सकती हो। अब ऐसा सुनने के बाद सीना उन मछलियों को खा लेती है। जिसके बाद मेडी सीना को उस जहाज पर लाकर उसके बाल धोने लगता है और फिर वो उसे बताता है कि इस जहाज पर तुम चाहो तो हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो। ऐसा सुनकर अब सीना मेडी की इन बातों को इग्नोर करके उससे दूसरी बातें करने लगती है, लेकिन तभी जेंक उनके पास आकर सीना को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद अब सीना फिर से डिक की टीम में चली जाती है और फिर वो वहाँ पर जाकर उस जहाज के बारे में डिक को भी बता देती है और फिर जल्द ही डिक भी अपनी टीम को लेकर उस जहाज पर पहुँच जाता है, जहाँ पर जेंक इन सभी लोगों से कहता है कि हमें इस आइलैंड पर जीवित रहने के लिए साथ मिलकर रहना होगा। जिसके बाद वो बताता है कि हमें पैसे के रूप में डेक कार्ड का उपयोग करना होगा, जिससे कि हम भोजन और अन्य जरूरत की चीजों को खरीद पाएंगे। जिसके बाद ये सारी बातें डिक की टीम को भी समझ में आ जाती है, लेकिन फिर डिक जेंग के नियमों का पालन करने से मना कर देता है, इसलिए अब वो अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब मेडी भी जेंग की उन बातों को सुनकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रहने की बात क्यों कर रहे हो, हमें तो यहाँ से निकलना है। तब हमें भी पता चलता है कि जेंग मेडी और उसके भाई का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सारी बातें पता चलने पर मेडी और जियाओ दोनों अब जेंग की टीम को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं और साथ ही इन लोगों को इस आइलैंड पर फंसे हुए आज पूरे 60 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम इस तरफ उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े में अपना डेरा जमाते हैं और मेडी की लॉटरी टिकट को भी बाउंस होने में केवल अब 29 दिन ही बचे हैं, इसलिए अब मेडी काफी परेशान होने लगता है और इनको अब मछली पकड़ने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए अब ये दोनों भाई थक हार के फिर से उस जहाज पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पर तो जेंक ने एक व्यापारिक व्यवसाय विकसित कर लिया है और उसने ताश के पत्तों को पैसों के रूप में बदल दिया है, जहाँ पर उसके साथ अब डिक के भी कुछ लोग शामिल हो चुके हैं और वो सब लोग जेंक को अपना लीडर बनाकर काफी खुश है। ये सब देखकर अब मेडी जेंक से एक मछली पकड़ने वाली एक जाल को उधार में लेने के लिए कहता है, लेकिन फिर जेंक उसका मजाक उड़ाकर हंसने लगता है और फिर वो उन दोनों भाइयों को अपनी टीम के लोगों से पिटवाकर फिर से जंगल में भगा देता है। इसके बाद अब इनकी हालत को देखकर सीना रात को इनके लिए मछलियां लेकर जाती है। तब मेडी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि सीना भी जेंक के नियमों का पालन करती है, इसलिए अब वो सीना से उन मछलियों को लेने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद सीना नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मेडी उन मछलियों को फेंक देता है और अब तक इन लोगों को पूरे 90 दिन हो चुके हैं इस आइलैंड पर फंसे हुए। जिसके बाद अब मेडी अपनी लॉटरी की टिकट को देखकर उदास होने लगता है क्योंकि अब उसका लॉटरी टिकट बाउंस हो चुका है, इसलिए अब वो उन पैसों को भी नहीं निकाल पाएगा। इसी बीच मेडी और जियाओ दोनों जिस जगह पर बैठे होते हैं उस जगह पर अचानक से मछलियों की बारिश होने लगती है। फिर इन्हें पता चलता है कि तूफान की वजह से ये सारी मछलियां इन पर गिर रही है। तब मेडी अपनी लॉटरी टिकट को एक बार और देखता है तो वो रियलाइज करता है कि अब ये मछलियां ही मेरी लॉटरी है। जिसके बाद अब ये दोनों जी भर के मछलियां खाते हैं और बाकी को पेड़ पर सुखा देते हैं। अब मेडी के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है कि वो डिक की टीम के साथ डील कर लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें फीस देंगे, तुम हमें दूसरी चीजें देना। अब वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें कि यहाँ पर रिपेयर नहीं
नहीं किया जा सकता है। वे जेंक को भी ऐसा ही ऑफर देते हैं। फिर वे अपनी मछलियों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तब जेंक और डीक के बीच में लड़ाई भी हो जाती है कि मुझे ज्यादा मछलियाँ चाहिए। इन्हें आपस में लड़वाकर इनकी ताकत और इनकी कमजोरियां मापने लगते हैं ताकि वे इन दोनों को कंट्रोल कर सके। इसके बाद मेडी एक गुफा में जाता है जहाँ पर सीना नहाती है। वो उससे प्यार की बातें करने लगता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि अंदर सीना की फ्रेंड नहा रही थी। फिर वो गुफा के बाहर आकर थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। तब सीना उसको ऊपर से देखकर हंसने लगती है। अब जियो डीक की टीम से कहता है कि आप लोग जेंक से एक फिशिंग नेट क्यों नहीं मांग लेते। तब डीक भी मान जाता है, पर जेंक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें फिशिंग नेट चाहिए तो मेरे लिए एक काम करना होगा, मुझे 2 गुना मछलियाँ देनी होंगी। ऐसा सुनकर डीक गुस्से में आकर जेंक को मारने लगता है। फिर उसकी टीम भी जेंक की सारी मछलियाँ लूटने लगती है। तब दोनों भाई खुश हो जाते हैं कि काम हो गया। फिर रात को मेडी जहाज के माइक पर अनाउंस करता है कि हमें मेट्रोवर्ल्ड से बचा हुआ जमीन का हिस्सा ढूंढना चाहिए। तब जेंक उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि इस आइलैंड के अलावा पृथ्वी पर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। पर सीना मेडी का सपोर्ट करती है। फिर मेडी उन्हें दिखाता है कि इस मशीन को ठीक करके हम यहाँ से जा सकते हैं। अब मेडी की बातों को सुनकर सबकी उम्मीदें बढ़ जाती है। फिर जेंक उन्हें जहाज पर रहने देता है। तब मेडी कहता है कि हमें मौसम और सीरियबल चेंजेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। मेडी उनको चार्ज किया हुआ सेलफोन दिखाता है और जियाओ ताश के पत्तों के बदले उन्हें उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव के मैसेज और फोटोज दिखाता है। फिर वे सभी लोग मिलकर काम करते हैं और अपनी बोट को पत्थरों के बीच से जुड़ा लेते हैं। इसी बीच जियाओ वहाँ पावर सप्लाई का भी इंतजाम कर लेता है। इस बात से खुश होकर सभी लोग नाचने लगते हैं। फिर वे उन दोनों भाइयों की खूब तारीफ करते हैं। तब जियाओ खुद को उनका लीडर मानने लगता है और फिर वो ताश के पत्तों को उनके बीच में फेंक देता है, जिसके बाद अब उन पत्तों को बटोरने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर जियाओ को खुशी महसूस होती है। फिर कुछ देर बाद उनको एक गन शॉट की आवाज आती है। फिर दोनों भाई और डीक उसे चेक करने के लिए जाते हैं। मेडी कहता है कि मैंने पहले भी ये आवाज सुनी थी, 12 दिन में ये आवाज एक बार सुनाई देती है। फिर वे पहाड़ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक शिप दिखाई देती है। अब डीक भागकर सबको बताता है कि आखिर हमें लेने के लिए एक शिप आ ही गया है। लेकिन मेडी और जियाओ इस बात से खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें वापस वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। तब जियाओ कहता है कि हम शिप वाली बात सबसे छुपा के रखेंगे ताकि उन पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा। फिर वे लौटकर सबको बताते हैं कि डीक पागल हो गया है, उसकी बातों का यकीन मत करो। तभी डीक आकर चिल्ला कर कहने लगता है कि हमें बचाने के लिए एक शिप आ गया है। लेकिन सब उसको पागल समझकर फ्रिज में बंद कर देते हैं। फिर जियाओ एक नया रूल बनाता है कि रात को कोई भी उस पहाड़ पर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ सीना भी अपने घर पर नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो मेडी के साथ आइलैंड पर ही रहना चाहती है। इसके बाद सब लोग डीक को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर मेडी को गिल्टी फील होने लगता है, पर जियाओ वादा करता है कि हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे और अपना कंट्रोल भी बनाए रखेंगे। फिर जियाओ कार्ड के बदले जेंक से क्वार्टर मांगता है, लेकिन वो इनकार कर देता है और तब हमें पता चलता है कि जेंक बहुत बड़ी संख्या में फिश खरीद रहा है ताकि बाकी लोगों पर उसका कंट्रोल बन जाए। फिर जियाओ जेंक के फोन पर उसकी बेटी का वीडियो दिखाता है और उसे डिलीट करने की धमकी देता है। तब जेंक को अपनी प्रॉपर्टी और कंपनी जियाओ को देनी पड़ती है। जेंक को यकीन होता है कि इस आइलैंड के बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जियाओ के नाम पर कर देता है। फिर वो अपनी बेटी की वीडियो को देखता रहता है। इसके बाद जियाओ मेडी को अपना असली प्लान बताता है। दरअसल वो बोट का इंजन तोड़कर फिशिंग नेट को चुराना चाहता है। इस तरह से ये लोग इसी आइलैंड पर फंसे रहेंगे। फिर सिर्फ मैं और तुम दोनों ही यहाँ से बचकर निकलेंगे और फिर शहर में जाकर अमीरों की जिंदगी जिएंगे। तब जियाओ का ये सेल्फिश प्लान सुनकर मेडी चौंक जाता है। फिर मेडी को कुछ लोग पकड़कर समुद्र के तट पर ले जाते हैं जहाँ पर भीड़ जमा हुई है और फिर सीना उसे सरप्राइज देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब इस तरफ मेडी का बरसों का सपना पूरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता है। फिर सभी लोग उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस देते हैं, पर तभी मेडी चिल्लाता है और कहता है कि ये सब झूठ है, धोखा है। फिर वो सबको बताता है कि उस दिन एक शिप यहाँ पर आया था और डीक बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन अब बेचारा डीक खुद को पागल मान चुका है। इसके बाद वो सभी लोग मेडी को भी पागल बताते हैं। मेडी फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है। फिर सीना को लगता है कि मेडी इतने दिन प्यार का नाटक कर रहा था। अब जियाओ मेडी को बता देता है कि अब जेंक की प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, इसलिए हमें लौट जाना चाहिए। तब डीक उनकी बातों को सुन लेता है और मेडी को मारने लगता है। फिर मेडी उससे कहता है कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। और जिस दिन शिप आने वाला होता है उस दिन मेडी और जियाओ मिलकर सबको बहुत शराब पिलाते हैं ताकि वे तीनों आसानी से भाग सके। इसी बीच डीक शिप में जाता है और फ्यूल का पाइप तोड़ देता है क्योंकि वो आग लगाना चाहता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता है। फिर यहाँ पर मेडी एक जलती हुई लकड़ी से शिप को ब्लास्ट करने के लिए कहता है ताकि रेस्क्यू शिप उन्हें देख सके, पर जियाओ उसे रोक लेता है और उनकी लड़ाई की वजह से वो लकड़ी जाकर सीना के पैरों में गिरती है। फिर मेडी सीना से कहता है कि मुझ पर विश्वास करो और शिप को ब्लास्ट कर दो। फिर वो लकड़ी को शिप पर फेंक देती है,
लेकिन वो लकड़ी पानी में जाकर गिरती है। इसी बीच जैंक अपने केबिन से सिगरेट पीते हुए बाहर निकलता है। फिर मेडी उस पर करंट शॉट लगा देता है जिससे कि उसका सिगरेट नीचे गिर जाता है और फिर उस शिप में आग लग जाती है। जिसके बाद मेडी उस बुक को आग में फेंक देता है जिसमें कि जैंक ने अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी जियाओ के नाम की थी, जिसे देखकर जियाओ पूरी तरह से पागल हो जाता है। फिर वो सभी लोग मेडी के ऊपर गुस्सा होकर उसका पीछा करते हैं उसे मारने के लिए। तब मेडी तेजी से एक पहाड़ पर जाता है और वहां से फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वो रेस्क्यू शिप को देखता है और सीना के बारे में सोचकर स्माइल करता है। अगले दिन वो समुद्र के तट पर पड़ा होता है। फिर वो होश में आकर दूसरों को ढूंढने लगता है तो सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, केवल सीना ही वहाँ पर बची होती है। वो कहती है कि सब लोग उस शिप में जा चुके हैं लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर वहाँ जाकर क्या करती, हम अगली शिप में चले जाएंगे। इस तरह से उन्हें उस आइलैंड पर कुछ दिन और साथ रहने का मौका मिलता है और इसी के साथ हो जाती है इस फिल्म की भी एंडिंग। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।